गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मैं जयप्रकाश एफर्ट क्रिएशन इंस्टीट्यूट में आप सब बच्चों का स्वागत करता हूं। आज बच्चों मैं आपके लिए ऐसी जर्नल एंट्रीज लाया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप मेरे साथ इस वीडियो को एंड तक देखें और वो सारी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड जर्नल एंट्रीज को अच्छे से लर्न करें जो एग्ज़ाम में हमेशा देखी जाती है। अगर आप अकाउंट्स के पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि आप एक बार पेपर देने से पहले इन एंट्रीज़ को ज़रूर देखें। अगर आप इन एंट्रीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको जनरल एंट्रीज़ को समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो आओ मेरे साथ स्टार्ट करते हैं और जनरल एंट्रीज़ को 1 बाय 1 समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, लेकिन आप वीडियोज़ को एंड तक देखना जिससे आपको सारी एंट्रीज जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएँ। बार बार आपको कोई जनरल एंट्री सीखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप इन एंट्रीज को अच्छे से समझ के अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तुम्हारी पहली एंट्री है राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹30,000। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्रीज है, एग्जाम में काफ़ी बार देखी गई है, बार बार आती है। इस एंट्री में बोला गया है कि राम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 30,000 रुपये का। इसका मतलब राम एक ऑनर है। राम ने जब भी कोई पैसा बिजनेस में लगाएगा, कोई भी ऑनर जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसे हम कैपिटल के रूप में देखते हैं। एनी अमाउंट इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। याद रहे कि यहाँ पर जो राम है उसने जो पैसा इन्वेस्ट किया है एक तरीके से बिजनेस में, तो एक तरीके से अगर हम देखें तो बिजनेस के बाद जब पैसा आता है तो कैश अकाउंट डेबिट, और वो किसने लगाया है? राम ने लगाया है। तो राम्स कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे या हम सिंपली कैपिटल अकाउंट भी कह सकते हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी जरा आप ध्यान से देखें। नंबर 1 एंट्री हमारी, नंबर 1 एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये एंट्री कैसे बनी, इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक समझा देता हूँ। इसमें देखो राम ने बिजनेस स्टार्ट किया तो इसमें जो ट्रांजैक्शन इफेक्ट है, डबल ट्रांजैक्शन इफेक्ट इसमें राम और कैश है। राम जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो राम ने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो एक तरीके से बिजनेस के पास कैश आया है। अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, उसमें ये बताया जाता है कि जो अकाउंट्स है वो 3 हिस्सों में बांटे जाते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। मैंने ये अच्छे से वीडियो बनाई हुई है। अगर आप किसी बच्चे को इसको समझना चाहता है तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। और अगर जिनको ये चीज़ें पता हैं तो वो डायरेक्ट समझ सकते हैं। इसमें राम जो है वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, और राम जो है नेचुरल पर्सनल है इसलिए पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा, और कैश जो है वो रियल अकाउंट के अंदर आएगा। अब आपको रूल्स समझने पड़ेंगे। पर्सनल का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो व्यक्ति कैश रिसीव कर रहा हो उसको डेबिट करे और जो दे रहा हो उसको क्रेडिट करो। तो यहाँ पर राम जो है वो गिवर है, क्योंकि राम जो है वो कैश जो है वो बिजनेस में दे रहा है। जब दे रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे, और बिजनेस के पास कैश आ रहा है तो अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट, रियल का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज़ आ रही है उसको डेबिट करो, अगर जा रही है तो क्रेडिट करो। यहाँ पर कैश जो है बिजनेस के पास आ रहा है इसलिए इसे डेबिट करेंगे, इसलिए इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और बीइंग नरेशन के साथ आप लिख सकते हैं बीइंग राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री जो है वो इस तरीके से होगी। ठीक है, तो बहुत अच्छी एंट्री है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस एंट्री को एग्ज़ाम देने से पहले इसको ज़रूर देखें, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार देखी गई है। अब हमारी सेकंड एंट्री की तरफ हम मूव करते हैं। सेकंड एंट्री हमारी है सोल्ड गुड्स कॉस्ट ₹7,000 टू कृष्णा फॉर ₹9,000 प्लस IGST 12%। ये एंट्री भी एग्जाम में बहुत बार देखी गई है। यहाँ पर जो है वो बताया जा रहा है कि गुड्स जो सोल्ड किए हैं जिसकी कॉस्टिंग वैल्यू 7,000 रुपये की है, पर कृष्णा को वो 9,000 रुपये बेचे और प्लस IGST भी चार्ज किया 12%। हमने सेल किया। याद रहे जब भी हम सेल करते हैं तो हमारे पास कैश आएगा, तो यहाँ पर लेकिन हमने उधार माल बेचा है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ये ट्रांजैक्शन कहीं शो नहीं हो रहा कि यार ये ट्रांजैक्शन कैश में हुआ है। तो ऐसे में जो हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं कृष्णा हमारे डेटर हो जाएगा। अगर सिंपल हम विदाउट IGST अगर हम एंट्री को पास करें तो एंट्री पास जो करेंगे वो हो जाएगी कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल। अगर कैश में बेचते हैं तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। बट इस केस में एंट्री जो है उसमें IGST भी इन्वॉल्व है और उधार माल बेचा जा रहा है, तो इसमें एंट्री हो जाएगी कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल। बट इसमें IGST भी है। जब भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर हम कोई माल बेचते हैं तो उसको हम IGST से दिखाते हैं, जिसमें इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जिसमें CGST और SGST ऑलरेडी इन्वॉल्व होता है। अगर किसी को IGST और CGST इनके बारे में कोई डिफ़िकल्टीज आती है, समझ में नहीं आता, तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कंसेप्ट ऑफ GST मैंने समझाया हुआ है, आप उसमें जाके इसको अच्छे से समझ सकते हैं।
ठीक है। तो इसमें IGST 12% लग रही है। तो इसमें हम नेक्स्ट सेकंड नंबर एंट्री देखते हैं। सेकंड नंबर एंट्री जो है वो देखो आप, इसमें देखो सेल कर रहे हैं हम, सेल कृष्णा को कर रहे हैं। तो इस तरीके से कृष्णा रिसीवर है, कृष्णा पर्सनल अकाउंट में आएगा क्योंकि कृष्णा नेचुरल पर्सन है। और जब भी कोई पैसा रिसीव करता है तो उसको डेबिट करेंगे। और यहाँ सेल हो रही है तो सेल नॉमिनल अकाउंट में आएंगी, और नॉमिनल में सेल क्रेडिट करते हैं। याद रहे जितनी भी इनकम और जितनी भी एक्सपेंसेस आते हैं सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। और नॉमिनल का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। अगर कोई क्या नाम है इनकम्स है तो उनको क्रेडिट कर दो, अगर कोई एक्सपेंसेस है तो उनको डेबिट कर दो। तो यहाँ पर ये इनकम है तो एंट्री हो जाएगी कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल। और इसमें हमें टैक्स जो है वो मिलेगा। तो हम जब अगर हम सेल करेंगे तो हम अपना माल जो है भेज रहे हैं, और उसके बदले में हमें जो टैक्स कलेक्ट होगा वो हमारे लिए लायबिलिटी होगी, इसलिए लायबिलिटी के अकॉर्डिंग इसको क्रेडिट करेंगे। इसलिए एंट्री जो हो जाएगी वो हो जाएगी टू आउटपुट IGST। अच्छा कितना है 9,000 रुपीज़ का। अगर हम 12% कैलकुलेट करें तो अमाउंट निकल कर आएगा 1080। और सेल्स किया आपने 9,000 रुपीज़ की, टोटल बैलेंस को जोड़ेंगे तो 10,080 रुपीज़ हमारे पास टोटल अमाउंट तैयार होता है। ठीक है। तो ये एंट्री जो है वो अच्छे से समझनी चाहिए। ये भी एंट्री एग्जाम में देखी गई है, तो काफ़ी बार ये एंट्रीज पेपर में आई हुई हैं। तो आप पेपर देने से पहले आप ऐसे एंट्री को ज़रूर देखें। तो ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट मूव करते हैं एंट्री नंबर 3 पे। थर्ड नंबर एंट्री है वर्ड गुड्स फ्रॉम रमेश एंड कंपनी दिल्ली पेड CGST एंड SGST 6% ईच। द गुड्स कॉस्ट ₹54,000। यहाँ समझना चाहिए कि हमने गुड्स परचेज किए हैं रमेश एंड कंपनी से। यहाँ गुड्स आ रहे हैं और हमने परचेज किया रमेश एंड कंपनी से। तो ये समझना चाहिए कि रमेश एंड कंपनी जो है वो कौन है। रमेश एंड कंपनी एक कंपनी का नाम है जो कि आर्टिफिशियल नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर आती है। मतलब सिंपली हम कह सकते हैं पर्सनल अकाउंट के अंदर आती है। और यहाँ गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट में हम उसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर परचेज अकाउंट, तो यहाँ ट्रांजेक्शन में इफेक्ट हो रहा है वो परचेज और रमेश हो रहा है। अगर सिंपली हम एंट्री विदाउट CGST और विदाउट SGST सोचे तो एंट्री क्या होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश एंड कंपनी। बट यहाँ पर CGST और SGST भी हम साथ में टैक्स पे कर रहे हैं, तो वो टैक्स हमारे लिए एसेट्स हैं, एक्सपेंसेस नहीं है। क्योंकि ये जो हमने माल परचेज किया है आगे चल के हम बेच के इसको रिकवर भी कर लेंगे। ठीक है। तो ये हमारे लिए हमने एक तरीके की अकाउंटिंग में इसको एज ए इन्वेस्टमेंट देखते हैं। तो 6% हमने पे करेंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी, मैं आपको एंट्री की तरफ लेके चलता हूँ। थर्ड नंबर एंट्री, थर्ड नंबर एंट्री हमारी ये रही। थर्ड नंबर एंट्री, तो यहाँ पर गुड्स हमने जो परचेज़ किए हैं तो इसमें जो ट्रांजेक्शन इफेक्ट है वो वॉट गुड्स जो कि परचेज़ है और फ्रॉम रमेश एंड कंपनी पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। ये गिवर है इसलिए इसे क्रेडिट करेंगे, और परचेज नॉमिनल है इसलिए इसे डेबिट करेंगे। जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST टू रमेश एंड कंपनी। बैलेंस कैसे आएगा ज़रा ध्यान से देखें। 54,000 रुपीज़ का अगर हम 6% कैलकुलेट करें तो बैलेंस आएगा हमारा 3,240 रुपये। तो इनपुट CGST में भी हम इसे डेबिट करेंगे, इनपुट SGST में इसको डेबिट करेंगे। तो और परचेज अकाउंट डेबिट हमने किया था 54,000 रुपये का। तीनों को बैलेंस को जोड़ने पर ये 60,480 रुपये आएगा। तो ये हमारे लिए एक तरीके से ये एंट्री हमारी पास हो जाएगी। अगर CGST और SGST ना हो तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश एंड कंपनी। अगर ये इन्वॉल्व है तो जब भी हम किसी प्रकार से जो भी हम पेमेंट करते हैं, अगर याद रहे बिजनेस में अगर हम किसी प्रकार की पेमेंट करेंगे उसमें टैक्स जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो इसमें CGST और SGST मतलब अगर हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, परचेज करें या हम कोई रेंट पेड करें या कोई टेलीफोन एक्सपेंस पे करें, एनी एक्सपेंसेस अगर हम इसमें पे करते हैं और CGST और SGST इन्वॉल्व हो तो वो डेबिट करेंगे। अगर हम कोई रिसीव कर रहे हैं तो उसको क्रेडिट करेंगे आउटपुट के नाम से। तो यहाँ पर हम डेबिट करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए इसे एसेट्स की मानते हैं, इसलिए अकाउंटिंग मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग इसको डेबिट करेंगे। तो टू रमेश एंड कंपनी 60,440 रुपये हो जाएगा। ये हमारी एंट्री कंप्लीट होगी। ठीक है। तो ये पेपर में देने से पहले इस एंट्री को कैसे करके बनाते हैं याद रहे। गुड्स परचेज की या सेल की इस तरीके की एंट्री हमेशा एग्जाम में आती है। तो CGST और SGST 6% है, ये ध्यान होना चाहिए आपको अच्छे से। तो ये एंट्री बढ़िया तरीके से आप इसको कर लेना। ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री की तरफ मूव करते हैं, एंट्री नंबर 4 की तरफ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एंट्रीज है 4 नंबर एंट्री पेड वेजेस इन कैश ₹10,000। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज है, काफ़ी बार एग्जाम में देखी गई है। हमने यहाँ वेजेस पे कर रहे हैं 10,000 रुपये की। तो वेजेस मतलब होता है जब भी हम अपने वर्कर को पेमेंट करते हैं तो उसे हम वेजेस के रूप में देखते हैं। ये वर्कर कौन से हैं, ये वर्कर वो हैं जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ना कि ऑफिस में।
तो जो वेजेस है वो ऑफिस में, अगर हम कोई वर्कर पे काम कर रहा है, ऑफिस के अंदर एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो उसको हम सैलरी देते हैं। और अगर कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसको हम वेजेस देते हैं, जो कि तो डायरेक्ट एक्सपेंस है हमारे लिए। तो इसमें एंट्री क्या होगी, यहाँ ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। इसमें एंट्री जो होगी वो हमारे सामने ये रही, पेड वेजेस इन कैश ₹10,000। याद रहे, पेजेस जो है वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर डेबिट करेंगे, क्योंकि वेजेस हमारे लिए एक्सपेंस है। और पेड हम क्या कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं, और कैश जो है वो रियल अकाउंट के अंदर आता है। और रियल में हमारे पास कैश आ रहा है कि जा रहा है, ज़रा आप ध्यान से लगाएं। हम जगह अगर हम किसी वर्कर को सैलरी देंगे या वेजेस देंगे तो वो हमारे लिए, हमारे पास से कैश जा रहा है, इसलिए हम उसे क्रेडिट करेंगे। और वेजेस जो है वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर डेबिट करते हैं, इसलिए इसकी एंट्री हो जाएगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश ₹10,000 ₹10,000। ठीक है, तो ये एंट्री अच्छे से कर लेना। तो ये एंट्री आपकी हो गई। अब नेक्स्ट एंट्री की तरफ मूव करते हैं, एंट्री नंबर 5 पर। नेक्स्ट एंट्री हमारी जो है 5 नंबर है, सोल्ड गुड्स टू मोहन दिल्ली ऑफ ₹25,000 चार्ज CGST एंड SGST 6% ईच। हमने यहाँ पर देखो, मोहन को हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, याद रहे ₹25,000 की सेल कर रहे हैं मोहन को, जिसमें हम CGST और SGST दोनों के दोनों चार्ज कर रहे हैं। तो CGST हमारे पास 6% और SGST भी 6% दोनों है, सेम रेट है। तो ₹25,000 का अगर हम माल बेचते हैं मोहन को, तो एंट्री हो जाएगी मोहन टू सेल। और साथ ही साथ आउटपुट CGST और आउटपुट SGST भी इन्वॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास से माल जा रहा है, तो उसके रिगार्डिंग हम कुछ ना कुछ रिसीव करेंगे। इसकी एंट्री क्या होगी, जरा हम एंट्री देख लेते हैं। देखो, इसकी एंट्री होगी मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। मोहन को हम सेल कर रहे हैं ₹25,000। ₹25,000 का 6% अगर हम चार्ज करेंगे तो 25,000 का 6% आएगा ₹1,500। तो इसमें ₹1,500 हमें CGST भी दिखाना है और ₹1,500 हमें SGST भी दिखाना है। तो दोनों के दोनों जोड़कर अगर हम बैलेंस करें तो ₹28,000 का टोटल बैलेंस आता है। ये एंट्री हुई कैसे, इसके पीछे क्या अकाउंटिंग अप्रोच है, तो इसकी रीज़न क्या है, इसके पीछे मैं आपको रीज़न समझा देता हूँ। यहाँ पर ट्रांजैक्शन इफेक्ट जो है वो सेल कर रहे हैं, तो एक तरीके से सेल जो है वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आती है, और माल जो है वो मोहन के पास रिसीव हो रहा है, तो मोहन अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट रिसीवर है, उसको डेबिट कर देंगे। और सेल्स जो है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट उसको क्रेडिट कर देंगे। तो इसलिए एंट्री मोहन टू सेल हो जाएगी, और सेल के साथ आउटपुट CGST भी इन्वॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से एंट्री आपने पास करनी है, पेपर में आपको भूलना नहीं है। ये आपकी एंट्री 5th नंबर कंप्लीट। नेक्स्ट एंट्री की तरफ मूव करते हैं, एंट्री नंबर 6 की तरफ। ठीक है, तो 6 नंबर एंट्री नज़र आ रही है आपको। 6 नंबर एंट्री है पेड सैलरीज फॉर द मंथ। यहाँ पर देखो सैलरी, अभी ऊपर था वेजेस, यहाँ पर सैलरी है। यहाँ पर सेम एंट्री, सेम कंसेप्ट है, जो एंड कंसेप्ट ऊपर था वही कंसेप्ट यहाँ वर्कर को पेमेंट हो रही थी, यहाँ एम्प्लॉय को पेमेंट हो रही है। तो यहाँ 20,000 पेमेंट कर रहे हैं ड्यूरिंग द मंथ। तो आप इसको एंट्री जरा क्या होगी जरा देखें, एंट्री नंबर, ये एंट्री है हमारे पास 6 नंबर, पेड सैलरीज फॉर द मंथ। यहाँ पर एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। रीज़न क्या है इसके पीछे, रीज़न समझते हैं। यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन इफेक्ट हो रहा है वो पेड सैलरी हो रही है, तो सैलरी जो है वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर डेबिट करेंगे। और यहाँ पेमेंट हो रही है, तो कैश हमारे पास से जा रहा है, कैश रियल अकाउंट के अंदर उसको क्रेडिट कर देंगे और नॉमिनल अकाउंट में इसको डेबिट करेंगे। इसलिए एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो ये एंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसी एंट्रीज पेपर में काफ़ी बार देखी गई है, तो आप इनकी प्रैक्टिस करें। और नेक्स्ट एंट्री की तरफ मूव करते हैं, एंट्री नंबर 7। ठीक है, ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, 7 नंबर एंट्री स्टार्ट करते हैं। डिपॉजिटेड इनटू बैंक फ्रॉम ए सेविंग अकाउंट ₹10,000। यहाँ पर देखो, हमने कैश जो है वो डिपॉजिट किया है बैंक में। जब भी हम कैश डिपॉजिट करते हैं तो एक तरीके से कैश बैंक के पास जा रहा है, तो बैंक जो है रिसीवर है। तो एंट्री हो जाएगी, क्या एंट्री होगी जरा देखते हैं इसको। यहाँ पर देखो डिपॉजिट कर रहे हैं, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश जो है वो बैंक के पास जा रहा है, तो बैंक रिसीवर है, तो बैंक को डेबिट करेंगे, और कैश हमारे पास से जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। अगर हम ट्रांजैक्शन इफेक्ट की बात करें कि किस तरीके से कैसे हुआ, क्या पॉसिबिलिटीज इसकी बनी, तो यहाँ पर डिपॉजिट का मतलब यहाँ पर कैश होता है, और कैश रियल अकाउंट के अंदर आता है, और रियल को हम उसको क्रेडिट करते हैं। बैंक पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा और पर्सनल में इसको डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे, क्योंकि बैंक जो है वो एक तरीके की आर्टिफिशियल पर्सन है, एक तरीके की एक एंटिटी है, तो रिसीवर है। अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करो, जो दे रहा है उसको क्रेडिट करो। तो यहाँ पर बैंक जो है रिसीव कर रहा है, इसलिए इसे डेबिट कर दिया। और अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अगर कोई चीज़ आ रही है तो डेबिट करो, जा रही है तो क्रेडिट करो। यहाँ पर देखो बैंक में पैसा जा रहा है, तो फिर इसमें हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट 10,000 रुपये। ठीक है, ये भी बहुत बार एंट्री देखी गई है, तो इसको भी आज अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट एंट्री की तरफ मूव करने जा रहे हैं हम लोग, एंट्री नंबर 8 की तरफ। तो इसको आप, ये एंट्री आप अच्छे से नोट कर लें इसको, और नेक्स्ट एंट्री की तरफ मूव कर रहे हैं, एंट्री नंबर 8। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर एंट्री स्टार्ट करते हैं। पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस फॉर मशीनरी ₹2000। याद रहे कि आपने यहाँ पर मशीन को इंस्टॉल कराया है, और इंस्टॉल कराने पर उसका आपके 2000 रुपये खर्चा हुआ है। इंस्टॉल कराने का मतलब होता है जब भी कोई बड़ी मशीन जो हमारे पास बहुत दूर से आई है, जब उस मशीन को हम एज ए बिजनेस में इंस्टॉल कराते हैं, उसको लगवाते हैं, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है वो हमें 2000 रुपये पे करने पड़े। तो ये इंस्टॉलेशन चार्जेस कैपिटल एक्सपेंडिचर है। याद रहे, जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं तो वो कॉस्ट ऑफ द मशीन में ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर 2000 रुपये कॉस्ट ऑफ द मशीन में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि उससे वैल्यू जो है मशीन की बढ़ जाएगी। तो वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी एंट्री क्या होगी, आओ देखते हैं एंट्री को। एंट्री जो होगी वो 8 नंबर एंट्री जो है लिखा है, एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि मशीन की कॉस्ट में वृद्धि हो रही है और हमारे पास से कैश जा रहा है, इसलिए कैश को क्रेडिट कर दिया, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये इसकी एंट्री होगी। इसके पीछे रीज़न क्या है, ज़रा रीज़न को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पेड कर रहे हैं और मशीनरी में जा रही है, तो पेड जो कर रहे हैं वो कैश है, और कैश जो है वो रियल अकाउंट के अंदर आएगा, और रियल में कैश को क्रेडिट करते हैं। और मशीनरी अकाउंट देखें, मशीनरी अकाउंट जो है वो एक तरीके से रियल अकाउंट के अंदर आएगी, और रियल में मशीन को डेबिट करते हैं। तो इसलिए एंट्री जो होगी वो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। डेबिट क्यों किया आपको पता है, मशीनरी जो है वो रियल है, और रियल का रूल होता है डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। यहाँ पर मशीनरी जो है वो डेबिट इसलिए हो रही है क्योंकि मशीन की वैल्यू में बढ़ोतरी हो रही है, मशीन की वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पर कैश जो है वो हमारे पास से जा रहा है, क्योंकि हम इंस्टॉलेशन चार्जेस हम पे करेंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा, इसलिए से क्रेडिट कर दे, इसलिए एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, ये एंट्री अच्छे से आप याद कर ले। नेक्स्ट एंट्री की तरफ मूव करने जा रहे हैं, एंट्री नंबर 9। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एंट्री नंबर 9। इनकम टैक्स ₹12,000 पेड बाई चेक। इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी एंट्री है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि आखिरकार इनकम टैक्स है क्या और हम इसे क्यों पे कर रहे हैं। तो इनकम टैक्स को समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल में एक कंसेप्ट आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। एक्चुअल में होता क्या है सेपरेट लीगल एंटिटी, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे नाम से पता चल रहा है सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब सेपरेट का मतलब अलग। ऑनर और बिजनेस, ये दोनों एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों के दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी के अंदर आते हैं। मतलब ऑनर अलग होता है। ऑनर बिजनेस का जब तक ऑनर है जब तक उसकी कैपिटल बिजनेस के अंदर है। जब कैपिटल बिजनेस के अंदर है तो वो ऑनर है, जब वो अपने कैपिटल को विड्रॉ कर लेगा तो वो ऑनरशिप जो है वो उसकी कैंसिल हो जाएगी। तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी के अंदर आता है, मतलब ऑनर अलग है और बिजनेस अलग है। अब ऑनर के खर्चे ऑनर को पे करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, इनकम टैक्स जो है वो सरकार को ऑनर ने पे करना है अपने इनकम पर। लेकिन उसने क्या किया, अपने इनकम से इनकम टैक्स पे नहीं किया, बिजनेस के इनकम से इनकम टैक्स को पे किया है। तो जो बिजनेस का खर्चा था ही नहीं, वो बिजनेस ने उस खर्चे को उठाया है। तो इनकम टैक्स जो है वो ऑनर का खर्चा है, ना कि बिजनेस का। अब खर्चा क्यों है, क्योंकि जो ऑनर ने जितनी इनकम ड्यूरिंग द ईयर अर्न की है, उस इनकम पे कुछ अमाउंट जो है वो सरकार को पे करना होता है। तो सरकार को पे करने के लिए उसे अपनी इनकम का इस्तेमाल करना चाहिए था, ना कि बिजनेस के इनकम का। तो ऐसे में इसे अगर हम ध्यान से, अगर आप बहुत डिटेल में देखें तो ये भी एक तरीके की ड्राइंग है। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, जब कोई ऑनर जो है पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से अमाउंट विड्रॉ करता है तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। तो यहाँ भी देखो कि ऑनर जो है वो अपने पर्सनल खर्चे, मतलब उसका जो इनकम टैक्स है उसने वो पर्सनल खर्चे हैं और वो बिजनेस की इनकम से उसको मेंटेन कर रहा है। तो ये भी एक तरीके की ड्राइंग है। तो इसकी एंट्री क्या होगी जरा समझ लेते हैं। देखो इसकी एंट्री जो है वो होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, और इसको हम इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक भी लिख सकते हैं। काफ़ी सारी बुक में इस तरीके की एंट्री भी रिकॉर्डेड है।
तो एंट्री 12,000 रुपये जो अमाउंट है वो दिखा देंगे। ये एंट्री बनी कैसे, इसके पीछे रीज़न क्या है, तो मैं आपको रीज़न समझा देता हूँ। इनकम टैक्स को ड्राइंग के अंदर लेते हैं क्योंकि ये ड्राइंग है, और ड्राइंग जो है पर्सनल अकाउंट के अंदर आती है, और जब भी अमाउंट विड्रॉ हो रहा है तो ऑनर के पास आ रहा है इसलिए डेबिट करेंगे अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, इसलिए ड्राइंग डेबिट हो जाएंगी। और हम पेड कर रहे हैं बाई चेक, चेक से पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर बैंक आ जाएगा, पेमेंट जा रही है हमारे पास से तो पेमेंट हम यहाँ क्रेडिट कर देंगे अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट। यहाँ भी पर्सनल अकाउंट के अंदर, क्योंकि बैंक भी एक तरीके की आर्टिफिशियल एंटिटी है, तो यहाँ पर बैंक जो है वो पे कर रही है इसलिए बैंक को क्रेडिट कर दिया। और नरेशन लिख देंगे बीइंग इनकम टैक्स पेड बाय चेक। इस तरीके से एंट्री प्लेस हो जाएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है, काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया, आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना, और एग्जामिनेशन से पहले आप इस एंट्रीज को अच्छे से देख कर जाना, हो सकता है आपके एग्जाम में ये एंट्री आ जाए। ठीक है, अब हम मूव करते हैं एंट्री नंबर 10 की तरफ। नेक्स्ट एंट्री 10 नंबर हम मूव करते हैं। 10 नंबर एंट्री क्या है, गुड्स रिटर्न टू सोहन हरियाणा ₹30,000 विच वॉज परचेज एट द रेट 18% एज GST। हमने यहाँ पर देखो गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं सोहन को। जब भी हम सोहन को गुड्स रिटर्न करेंगे तो सोहन हमारे लिए क्रेडिटर था क्योंकि हमने गुड्स उससे परचेज किए थे। तो जब भी रिटर्न करेंगे तो इसकी एंट्री क्या होगी, आओ एंट्री की तरफ मूव कर लेते हैं। एंट्री नंबर देखें, एंट्री गुड्स रिटर्न टू सोहन हरियाणा ₹30,000 विच वॉज परचेज एट द रेट 18%, ये एंट्री है। तो सोहन रिसीवर है इसलिए एंट्री हो जाएगी सोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न टू इनपुट IGST। इनपुट IGST क्यों किया पहले ये समझना ज़रूरी है। इसका ट्रांजैक्शन इफेक्ट क्या है, यहाँ गुड्स जो रिटर्न किए जा रहे हैं वो से हम परचेज रिटर्न कहते हैं, और परचेज रिटर्न का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। और सोहन रिसीवर था तो पर्सनल अकाउंट में इसको डेबिट करेंगे क्योंकि सोहन नेचुरल पर्सन है, और पर्सनल का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। 30,000 रुपये का 18% चार्ज करेंगे तो 5,400 रुपीज़ आएगा। तो यहाँ पर परचेज रिटर्न जो है वो 30,000 रुपये की रिटर्न हो रही है। याद रहे जब हमने परचेज़ किया था, जब हमने गुड्स परचेज़ किए होंगे पहले सोहन से, तो हम पहले IGST पे कर चुके होंगे। अब उस IGST को कैंसिल करने के लिए, क्योंकि हमने तो अब कोई ट्रांजैक्शन किया ही नहीं, हमने कोई सामान खरीदा ही नहीं, क्योंकि जो सामान खरीदा था वो हमने वापस कर दिया, तो जो टैक्स था उसको भी हमें कैंसिल करना पड़ेगा। इसलिए जो टैक्स खरीदते समय हमने इनपुट IGST को डेबिट किया होगा, इसलिए इसको क्रेडिट कर दिया इनपुट IGST, जिससे वो वाला टैक्स जो है वो कैंसिल हो जाए 5,400 रुपीज़। ठीक है, तो सोहन को टोटल पेमेंट जो है 35,400 रुपीज़ हमें करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये एंट्री कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से लर्न करना। तो अगर कोई डिफ़िकल्टीज आ रही हो, कोई परेशानी आ रही हो, आपको ये चीज़ें समझ में ना आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम एंट्री नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। 11 नंबर एंट्रीज है हमारे सामने, ये मेंशन की हुई है 11 नंबर एंट्री, टेलीफोन चार्जेस 4,720 इंक्लूडिंग GST 18%। याद रहे GST में दोनों है, CGST भी है और SGST भी है, 9%। तो इस एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आओ देखते हैं। तो देखिए इसमें 11 नंबर में टेलीफोन चार्जेस 4,720 इंक्लूडिंग CGST 18%, ये मेंशन किया हुआ है। तो इसमें सॉल्यूशन इसका क्या होगा, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि हमने यहाँ पेमेंट की है, एक्सपेंसेस है। आपको ये टैक्स अभी मैंने आपको दिखाया था कि इसमें जो टैक्स रेट है वो CGST, आप इधर देख सकते हैं टैक्स रेट जो है वो 9% CGST और SGST दोनों के दोनों है। तो इसमें 99% टैक्स लगाना है, तो टोटल मिला के 18% हो गया। आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें एक बच्चे इसमें हमेशा गलती करते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि इसमें वो 18% 4,720 का कैलकुलेट कर लेते हैं, और जो कि उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। करना क्या है, इसमें ऑलरेडी टैक्स इंक्लूडेड है, मतलब अगर हम फेस वैल्यू को 100 रुपये माने तो ये ऑलरेडी 118 रुपये वैल्यू पर कन्वर्टेड है। तो इसको हमें फेस वैल्यू पे पहले हमें कन्वर्ट करना होगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 4,720 को पहले हमें 100/118 करना है, क्योंकि हम 100 नंबर पे मतलब फेस वैल्यू पे ले जाना चाहते हैं, और अभी इसमें टैक्स इंक्लूड था 18%, इसलिए हमें 18 से डिवाइड कर लेंगे 118 से। अगर इसमें 10% होता तो 110 से हो जाता, अगर 20% होता तो 120 से हो जाता। अब इसको सॉल्व करने पर ये 4,000 रुपये की वैल्यू आएगी। अब ये फेस वैल्यू पे कन्वर्ट हो गया। इस 4,000 रुपये का 9% करेंगे तो 360 होएगा, और
₹360 हमें CGST भी देना है और 360 हमें SGST भी देना है। टोटल मिला के हमारी जो पेमेंट 4720 रुपीज़ की हमारी टोटल पेमेंट होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये एंट्री करनी है। तो इसमें टैक्स इंक्लूडेड था। बच्चे ध्यान रहे आप लोगों को, आप जब ये एंट्री बना रहे हो तो आपको किसी भी तरीके से ये देखना होगा कि ये टैक्स इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। दोबारा से आप इसमें अगर आप इसमें 4720 का अगर आप 18% इसमें कैलकुलेट करके अलग से दिखाते हैं तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये टैक्स जो है जब भी इंक्लूडिंग लिखा हो तो इसका मतलब इस वैल्यू में इंक्लूडेड है, उसको पहले आप फेस वैल्यू पे हमेशा 100 ऊपर रहेगा, नीचे जितनी वैल्यू इंक्लूडेड होगी उतने आप इसमें डिवाइड कर लेंगे तो फेस वैल्यू पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 11 नंबर एंट्री कंप्लीट हो गई। ये पेपर में पिछले साल आई हुई एंट्री थी, तो इसको अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस करना। स्टार्ट करते हैं एंट्री नंबर 12। रेंट पेड एट द रेट 15,000 रुपीज़ पर मंथ फॉर 3 months अप टू मार्च, पेड CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच। यहाँ पर हम रेंट पेड कर रहे हैं 15,000 रुपये पर मंथ रेंट है, लेकिन हमें 3 महीने का देना है फॉर 3 months के लिए। तो 15,000 रुपये 1 महीने का हो तो 3 महीने का होगा 45,000 रुपये रेंट देना है और उसमें CGST और SGST भी देना है साथ में। एंट्री क्या होगी, जरा एंट्री की तरफ देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है ये। एंट्री नंबर देखें 12 में, यहाँ पर एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट 45,000 रुपीज़, इनपुट CGST 2,700 रुपीज़, इनपुट SGST 2,700 रुपीज़ टू कैश 50,000 रुपीज़ 400 रुपीज़ बैलेंस आएगा इसका टोटल। बीइंग रेंट पेड CGST एंड SGST एट द रेट 6%। यहाँ देखें जरा, आपको समझने वाली बात है, रेंट पेड कर रहे हैं। अगर नॉर्मल एंट्री होगी तो क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, और हमें आपको पता है जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको पे करते हैं तो हमें CGST और SGST देना होता है। तो इनपुट CGST और इनपुट SGST में पे करना होगा 2700 रुपये, जो कि 45,000 रुपये का अगर हम 6% निकालें तो सॉल्व होकर ये 2,700 रुपीज़ आएगा। तो यही 6% जो है वही CGST और 6% SGST दोनों के दोनों में पे करने। तो इस तरीके से हमारा टोटल बैलेंस 85,400 रुपये आता है। तो सिंपल एंट्री है रेंट पेड करने की, जैसे अभी टेलीफोन चार्जेस की थी सेम उसी तरीके से रेंट पेड करने की है। तो ऐसी एंट्री एग्ज़ाम में हमेशा आती है, तो आप इस एंट्रीज को अच्छे से समझ लो, ये एग्ज़ाम में आएगी, इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं एंट्री नंबर 13 पर। एंट्री नंबर 13, रिसीव कैश फॉर अ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 200 रुपीज़। देखो, पिछले साल हमने किसी कस्टमर को माल बेचा होगा, वो हमारा पैसा डूब गया था, हमें हमारा पैसा हमें मिला नहीं, तो ऐसे पैसे को हम बैड डेट्स कहते हैं। जो पैसा हमने क्रेडिट सेल अपने कस्टमर को उधार का मतलब होता है क्रेडिट सेल जो हमने की थी अपने कस्टमर को, वो हमारे कस्टमर ने हमें पेमेंट नहीं की, चाहे कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे उसकी डेथ हो गई हो या वो उसकी देने की इच्छा ना हो या वो शिफ्ट हो गया हो, XYZ कोई भी कारण हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में वो पैसा हमें नहीं मिला तो वो हमारा नुकसान कहलाएगा, लेकिन उसे कहते हैं बैड डेट्स। बट यहाँ पर क्या लिखा है कि हमें बैड डेट्स, जो हमारा डूबा हुआ पैसा है वो पैसा हमें मिल गया, मतलब हमारा डूबा हुआ पैसा हमें मिल गया, उसे हम कहते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। किसके नाम से जानते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड। तो क्या एंट्री होगी, आओ एंट्री की तरफ देखते हैं। ये एंट्री है 13 में, हमारा जो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ है उसको हम बैड डेट्स रिकवर कहते हैं, और हमें रिसीव हुआ है कैश रिसीव, रियल अकाउंट के अंदर से डेबिट करेंगे, और बैड डेट्स रिकवर है हमारे लिए इनकम है, अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट इनकम को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। क्या एंट्री होगी इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड 2,000 रुपीज़। ये ध्यान रहे कि ये हमारे पास पैसा आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट किया, और डूबा हुआ पैसा फिर हमें दोबारा मिल गया, वो पैसा हमारे लिए इनकम कहलाएगी। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, जितनी भी एसेट्स होती है उनको डेबिट करते हैं, जितनी भी लायबिलिटीज़ होती है उनको क्रेडिट करते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको डेबिट करते हैं, और जितनी भी इनकम्स होती है उनको क्रेडिट करते हैं। तो याद रहे, यहाँ पर ये बैड डेट्स रिकवर्ड हमारे लिए इनकम है इसलिए इसे क्रेडिट किया, या यूँ कहें नॉमिनल अकाउंट में इसको क्रेडिट करेंगे क्योंकि जितनी भी इनकम्स होती हैं उनको हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये एंट्री पास होगी। ये बहुत बार आई हुई एंट्री है, जिसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट एंट्री की तरफ मूव कर रहे हैं, एंट्री नंबर 14। नेक्स्ट एंट्री हमारी 14 है, लिखा है रिसीव 9,750 रुपीज़ फ्रॉम रामेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 10,000 रुपीज़।
हमने रमेश से 9,750 रुपये हमने रिसीव किए, जो कि हमें रिसीव करने थे 10,000 रुपये, लेकिन उसकी जगह पे वो हमें 9,750 रुपये ही दे पाया। और फुल सेटलमेंट का मतलब हो गया कि फ्यूचर में वो हमें किसी प्रकार की पेमेंट नहीं करने वाला। उसने कहा कि भैया आप इसी को फाइनल पेमेंट समझे, अब मैं फ्यूचर पे आपको दे नहीं पाऊंगा, इसको फाइनल सेटलमेंट ही समझे। तो ऐसी कंडीशन में एंट्री क्या होगी, जरा आप इसको देखने की कोशिश करें। तो ये है 14 नंबर एंट्री, इसमें रिसीव किया है हमने। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रमेश। ये एंट्री कैसे होगी, इसके पीछे क्या रीज़न है, ज़रा रीज़न को ध्यान से समझते हैं। देखो, हमें यहाँ पर कैश रिसीव हुआ है रमेश से, तो यहाँ पर कैश रिसीव हुआ है तो कैश रियल अकाउंट के अंदर आता है। रियल में का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए से हम डेबिट करेंगे क्योंकि कैश आ रहा है। और किससे आ रहा है, रमेश से आ रहा है। रमेश कहाँ है, रमेश का पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। और पर्सनल का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर रमेश जो है वो रिसीवर है, गिवर है। रमेश यहाँ पर गिवर है क्योंकि रमेश से पैसे मिल रहे हैं आपको। रमेश गिवर है तो रमेश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश। लेकिन यहाँ फुल सेटलमेंट नहीं है, 10,000 की जगह सिर्फ 9,750 रुपये ही मिल रहे हैं। तो 250 रुपये का हमें नुकसान हो रहा है। उस नुकसान को हम डिस्काउंट अलाउड के नाम से जानते हैं, क्योंकि आपको पता है जितने भी नुकसान होता है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट उसको हम डेबिट करते हैं। और आपको याद हो डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भी डेबिट होता है 250 रुपये। तो ये एंट्री हो जाएगी क्योंकि ये पैसा एक तरीके से हमने उसको डिस्काउंट दिया है, जिससे 10,000 रुपये का अमाउंट वो 9,750 रुपये देने में समर्थ हो गए। याद रहे, विदाउट डिस्काउंट हमारा डूबा हुआ पैसा या हमारा उधार दिया हुआ पैसा हमें नहीं मिलता। तो 10,000 रुपये की जगह अगर जो सेलर है उसने अगर 250 रुपये का डिस्काउंट दिया तो रमेश ने फटाफट उसको पेमेंट भी कर दी। तो पेमेंट हमारे पास आई है, तो कैश अकाउंट डेबिट 9,750 आई। रमेश से लेने थे 10,000 रुपये, 250 का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये एंट्री पास होने वाली है, तो आप इसे अच्छे से कर लें। अब नेक्स्ट एंट्री नंबर हम 15 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, ये एंट्री हमारी कवर हो गई। एंट्री नंबर 15 हमारी कितनी है, क्या एंट्री है, ज़रा देखो उसको। एंट्री नंबर 15 हमारी लिखी हुई है, लिखा है गुड्स ₹1,000 गिवन एज चैरिटी। हमने गुड्स जो है वो 1,000 रुपये का एज ए चैरिटी के रूप में दिया है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, जरा एंट्री की तरफ देख लेते हैं। ये देखें एंट्री, यहाँ पर हमने गुड्स गिवन किए हैं, 1,000 के गुड्स दिए एज ए चैरिटी के लिए। तो यहाँ पर जो है गुड्स गए हैं हमारे पास से, तो इसे परचेज अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये परचेज है। जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं, और जब भी हमारे पास से गुड्स जाएंगे तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। और चैरिटी हमारे लिए क्या है, नुकसान है। अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट नुकसान को हम डेबिट करते हैं। तो एंट्री हो जाएगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। नरेशन लिख दोगे बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी। यहाँ पर हमने चैरिटी के रूप में गुड्स दिए, तो गुड्स अगर हमारे कम होंगे तो हम गुड्स को क्रेडिट करेंगे, अगर हमारे गुड्स बढ़ेंगे तो गुड्स को हम डेबिट करेंगे। तो ये एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुड्स 1,000 रुपीज़ गिवन एज चैरिटी। ये एंट्री पेपर में काफ़ी बार आती है। तो आपने क्या करना है, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। याद रहे, चैरिटी को हम डोनेशन के नाम से भी जानते हैं, इसलिए याद रहे जब भी हम गुड्स डोनेशन के रूप में या हमारा देते हैं तो गुड्स हमारे कम हो जाएंगे। या तो गुड्स कम होंगे तो परचेज हमारा क्रेडिट होगा, और गुड्स बढ़ेंगे तो परचेज हमारा डेबिट होगा। ठीक है, तो ये एंट्री अच्छे से आप इसको लर्न कर लेना, ये आपके पेपर में आ सकती है। नेक्स्ट हम एंट्री नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं और देखें 60 नंबर एंट्री क्या है। 60 नंबर एंट्री है हमारे सामने, विड्रॉ फ्रॉम बैंक 3,000 रुपीज़ फॉर पर्सनल यूज़। हमने बैंक से विड्रॉ किए हैं 3,000 रुपये पर्सनल यूज़ के लिए। जब भी पर्सनल यूज़ के लिए पैसे विड्रॉ किए जाते हैं उसे हम ड्राइंग के रूप में देखते हैं। और पैसे कहाँ से आ रहा है, बैंक से आ रहा है, तो बैंक जो है वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, एंट्री देखें ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक 3,000 रुपये 3,000 रुपये। ड्राइंग क्यों माना, क्योंकि जब भी ऑनर, याद रहे जब भी ऑनर जो है पर्सनल पर्पस के लिए बैंक से अमाउंट विड्रॉ करता है तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। एनी अमाउंट इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राइंग। ठीक है, याद रहे ऑनर के द्वारा होना चाहिए, जो भी ऑनर है। तो इस तरीके से ये एंट्री पास करेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर ये पर्सनल पर्पस की जगह ऑफिशियल पर्पस होता तो फिर यही एंट्री हो जाती कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि पैसा आ रहा है, लेकिन ये पैसा पर्सनल पर्पस के लिए है, इसलिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक करना है। ठीक है, तो ये एंट्री आप अच्छे से लर्न कर लेना। ये एंट्री नंबर आपकी 16 थी। नेक्स्ट हम एंट्री नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। एंट्री नंबर 17 देखो हमारे सामने नजर आ रही है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 5,000 रुपीज़।
इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, मतलब इंटरेस्ट एक इनकम है, वो इनकम जो हमें मिलने वाली है पर मिली नहीं, बट आज नहीं तो कल मिलेगी, मिलेगी तो हमारे लिए वो इनकम कहलाएगी, हमारे लिए एसेट्स कहलाएगी। तो इसकी एंट्री क्या होगी, जरा एंट्री की तरफ मूव कर लेते हैं। इसमें एंट्री देखो क्या दी हुई है, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। याद रहे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसको कैसे समझे। देखो नॉर्मली अगर हम ये माने कि हमें कैश मिल रहा है इंटरेस्ट के रूप में, तो फिर एंट्री होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। लेकिन यहाँ पर जो है अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, पैसा मिलने वाला है, मिला नहीं, आज नहीं तो कल मिलेगा। जब भी इनकम होगी आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम की जगह पे हम अक्रूड दिखाते हैं। अक्रूड का मतलब होता है कि यहाँ पर ये आउटस्टैंडिंग है, पैसा मिलना है, अभी तक मिला नहीं, तो ये एंट्री हमें पास करनी है, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 5,000 रुपये। ठीक है, तो ये एंट्री को अच्छे से आप समझ लेना, एग्जाम में आती है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसमें हम एंट्री कैसे रिकॉर्ड करें, तो उसको रिकॉर्ड करने का बड़ा आसान तरीका है। इसे हम पहले आप सिंपल सोचे कि कैश मिल गया, मतलब इंटरेस्ट ड्यू है बट अभी तक मिला नहीं, ये एंट्री है। बट आप ये समझे कि इंटरेस्ट मिल चुका है, तो एंट्री होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। क्या एंट्री हो, लिखें कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, बट यहाँ पर हमें कैश मिला नहीं है, तो एंट्री हो जाएगी अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये एंट्री याद करनी है। मतलब इसकी जगह पे अगर हम कैश मिल जाता तो एंट्री हो जाती है, यहाँ पर हम मेंशन कर देते कैश अकाउंट, क्या लिख देते, कैश अकाउंट। तो अगर कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट होता तो आराम से ये एंट्री सॉल्व हो जाती, मतलब इसको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर ये इसमें अक्रूड की जगह यहाँ पर लिखा ड्यू नॉट बट नॉट रिसीव्ड 5,000 रुपीज़, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट दिखाना होगा। ठीक है, तो ये एंट्री हमारी पास हो गई। अब नेक्स्ट एंट्री की तरफ मूव करते हैं। एंट्री नंबर 18, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड 4,000 रुपीज़। हमें यहाँ पर रेंट जो है वो लैंडलॉर्ड को 4,000 रुपये देने हैं, तो 4,000 रुपये देने हैं, बट अभी ड्यू है, अभी पेड नहीं हुआ, ये ध्यान रहे। तो अगर रेंट पे कर देते लैंडलॉर्ड को तो क्या एंट्री होती, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। बट इस केस में अभी तक ये कैश पे नहीं हुआ है, दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग रेंट, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये रेंट है वो आउटस्टैंडिंग है, अभी देना है, दिया नहीं, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या एंट्री होगी, जरा एक तरफ ध्यान दे लेते हैं हम फटाफट। एंट्री नंबर 18 देखें, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। ये एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। अगर ये एंट्री कैश पेड होती है, अगर इस एंट्री में कैश पेड होता तो एंट्री हो जाती रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, बट यहाँ पर कैश पे नहीं हुआ, तो यहाँ एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। और आउटस्टैंडिंग रेंट हमारे लिए क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट हमारे लिए लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। याद रहे जितनी भी एसेट्स होती हैं, एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उनका भी बैलेंस डेबिट होगा। इनकम्स होती हैं उनका बैलेंस हमारा क्रेडिट होता है, और जितनी भी लायबिलिटीज़ होती है उनका बैलेंस भी हमारा क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर जो है ये आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो हमारे लिए लायबिलिटीज़ है। क्या है, लायबिलिटीज़, और लायबिलिटीज़ का बैलेंस हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है। इसलिए रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट दिखाएंगे। ठीक है, तो ये एंट्री अच्छे से आप याद कर लेना इसको। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं एंट्री नंबर 19। 19 एंट्री क्या होगी, जरा देखें जरा फटाफट। आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 6,000 रिलेट टू द नेक्स्ट ईयर। जो हमने रेंट पेड किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है। जो भी हमने रेंट पेड किया उस रेंट में 6,000 रुपये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो 6,000 रुपये से नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो आपको अगर ट्रांजैक्शन इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पर रेंट पेड किया है, रेंट पेड का मतलब कैश पेड किया होगा, और कैश जो है वो हमारे पास से गया है, इसलिए कैश को हम क्रेडिट करेंगे। और एडवांस किया है, एडवांस हमारे लिए एसेट्स कहलाती है। एडवांस में अगर हम रेंट पेड करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रीपेड रेंट। क्या बोलते हैं, रेंट, क्या बोलते हैं, प्रीपेड रेंट एडवांस में। तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, एंट्री हो जाएगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा, प्रीपेड रेंट हमारे लिए एसेट्स होती है, इसलिए देखें आप एसेट्स के अकॉर्डिंग देखें, एसेट्स के अकॉर्डिंग देखें इसको। तो एसेट्स का बैलेंस क्या होगा, हमेशा डेबिट होगा, तो यहाँ पर हम इसे डेबिट करेंगे, और कैश हमारे पास जा रहा है इसलिए कैश को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो ये हमारी 90 नंबर एंट्री कंप्लीट हो गई। याद रहे ये हमारे लिए एसेट्स है इसलिए बैलेंस डेबिट किया है, इसलिए प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट दिखाया है। ठीक है, ये एंट्री आप बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है, ये पेपर में काफ़ी बार देखी गई है। अब नेक्स्ट एंट्री नंबर हम 20 की तरफ मूव करते हैं। यहाँ लिखा है पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग बाय चेक
हाफ ऑफ बिल्डिंग इज यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर रेसिडेंशियल यूज़। यहाँ पर देखो बिल्डिंग का रेंट जो है वो बाई चेक पेड हो रहा है, और उसमें से आधा हिस्सा जो है वो प्रोप्राइटर खुद अपने पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है। ज़रा ध्यान से देखें आप, यहाँ पर जो है प्रोप्राइटर जो है पर्सनल पर्पस के लिए 5,000 रुपये का आधा मतलब 2,500 रुपये का जो स्पेस है वो खुद ही पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है। जब भी पर्सनल पर्पस के लिए, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए अगर वो यूज़ कर रहा है तो दिस इज कॉल्ड ड्राइंग। क्या कहेंगे? ड्राइंग। तो एंट्री क्या होगी? जरा एंट्री की तरफ मौका लेते हैं। एंट्री नंबर 20 यहाँ लिखा है रेंट अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये इसकी एंट्री होगी। तो यहाँ पर बैंक जो से पेमेंट हमारी 5,000 रुपये की पेमेंट हमारी जा रही थी, उसमें से आधा मतलब 50% तो बिजनेस पर्पस के लिए रेंट है, तो 2,500 रुपये बिजनेस पर्पस के लिए हो जाएगा। तो बाकी एज अ ड्राइंग है तो वो ड्राइंग जो है 2,500 रुपीज़ पर्सनल पर्पस के लिए है। तो टोटल पेमेंट हमारे पास है 5,000 रुपये की गई है, तो 2,500 रुपये के रेंट जाएगा जो बिजनेस पर्पस का है, और 2,500 रुपये एज अ ड्राइंग मानेंगे। ड्राइंग को डेबिट करते हैं, हमेशा याद रहे ड्राइंग हमेशा डेबिट होंगी। और रेंट जो है वो हमारे लिए नुकसान है, अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट नुकसान को हम डेबिट करेंगे। और हमारे पेमेंट दोनों ही पेमेंट जो है, चाहे वो पर्सनल पर्पस के लिए हो चाहे वो ऑफिशियल पर्पस के लिए, दोनों की पेमेंट जो है बैंक से जा रही है, बैंक से 5,000 रुपये। तो इसकी एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, और डायरेक्शन लिख सकते हैं बीइंग रेंट पेड फॉर बिल्डिंग एंड अदर फॉर रेसिडेंशियल यूज़। तो आपने बिल्डिंग के लिए जो है वो ऑफिशियल पर्पस के लिए पे किया है और रेसिडेंशियल पर्पस के लिए पे किया है। ठीक है, तो ये 20 नंबर एंट्री हमारी कवर होगी। बहुत ही अच्छी एंट्री थी ये, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। अब नेक्स्ट हम एंट्री नंबर 21 की तरफ मूव करते हैं। 21 नंबर एंट्री है गुड्स ऑफ 6 सर्विस वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड वर नॉट इंश्योर्ड। 6,000 रुपये के गुड्स हमारे डिस्ट्रॉय हो गए आग लगने की वजह से, बट उसका कोई भी इंश्योरेंस नहीं था, और उसमें CGST और SGST 6% थे। तो ऐसे में ये एंट्री कैसे प्लेस करेंगे? 21 नंबर एंट्री क्या कह रही है, जरा आप उसको ध्यान से देखें। लिखा है गुड्स ऑफ 6,000 रुपये वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर वर नॉट इंश्योर्ड। हमने यहाँ पर 6,000 रुपये के गुड्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए और जिसकी कोई भी इंश्योरेंस नहीं थी। तो ऐसे में इस कंडीशन में एंट्री क्या हो सकती है, इसको हमें कैसे रिकॉर्ड करना है, ये आपके मन में बहुत उत्सुकता पैदा हो रही होगी। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि जो गुड्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नुकसान हो रहा है, वो भी फायर से। जितना भी नुकसान होता है, देखो नुकसान जब हो रहा है तो उसको हम एज अ लॉस बाय फायर कह सकते हैं। तो फायर जो है वो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट उसको क्या करेंगे हम, लॉस बाय फायर। तो डिस्ट्रॉयड बाय फायर जो हो रहा है वो हमारे लॉस है, तो इसको नॉमिनल अकाउंट में डालेंगे। और नॉमिनल का रूल क्या होता है, नॉमिनल में इसको क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। और हमारे पास क्या कम हो रहा है, जब हमारा नुकसान होगा तो नुकसान से हमारा गुड्स जो है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, याद रहे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब इसकी एंट्री देख लेते हैं, एंट्री क्या होगी। तो देखो इसकी जन एंट्री क्या होगी, जन एंट्री होगी इसकी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। अच्छा समझना पड़ेगा, हमने यहाँ पर देखो 6% CGST, अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था 6% थे। तो यहाँ पर देखो गुड्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं 6,000 रुपये के, तो गुड्स की वैल्यू 6,000 रुपये की कम हो रही है, तो टू परचेज 6,000 रुपये दिखाएंगे। और जब गुड्स परचेज किए थे तो परचेज करते समय हमने इनपुट CGST हमने पे किया होगा। अब वो गुड्स हमारे डिस्ट्रॉय हो गए तो वो हमें कैंसिल करना होगा। तो टू इनपुट CGST हमें जो है वो क्रेडिट करना होगा, और टू इनपुट SGST भी हमें यहाँ पर क्रेडिट करना होगा। और 6,000 रुपये का अगर हम 6% निकालें तो 6,000 रुपये का अगर हम 6% भी निकालते हैं तो उसकी वैल्यू जो होगी वो 360 रुपये आएगी। इसलिए 360 रुपये CGST और 360 रुपये SGST, टोटल बैलेंस जो होगा 6,720 रुपये हमें बैलेंस दिखाना है। और डायरेक्शन लिखना है बीइंग गुड्स वर डिस्ट्रॉय बाय फायर। तो यहाँ पर ये एंट्री इस तरीके से इसको प्लेस करेंगे। तो ये एंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, इस एंट्री को भी अब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। 22 नंबर एंट्री देखने को मिलेगी, लिखा है चार्ज डेप्रिसिएशन ऑफ 10% ऑन फर्नीचर कॉस्ट ₹50,000। मतलब यहाँ पर देखो डेप्रिसिएशन जो है वो 10% चार्ज कर रहे हैं, जो कि वैल्यू है 50,000 रुपये की। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि आपकी बुक की वैल्यू, जो फर्नीचर की वैल्यू है, अगर आप उसको लगातार यूज़ करेंगे तो उसकी वैल्यू में कमी आएगी। कमी को ही डेप्रिसिएशन कहते हैं। फॉल इन दी वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। जो कि कंटिन्यूस है, उसको हम रोक नहीं सकते। ठीक है, एंट्री क्या होगी, जरा हम उनकी जरा एंट्री देख लेते हैं।
उसकी एंट्री जो है वो एंट्री हमारे सामने नज़र आ रही है। एंट्री है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। 50,000 रुपये की वैल्यू है, यहाँ लिखा है डेप्रिसिएशन जो है वो 10% है, तो 50,000 रुपये का 10% जो है वो आएगा 5,000 रुपये। और याद रहे इसका जो रीज़न है कि एंट्री कैसे बनी, उसका रीज़न जब जरा समझ लेते हैं। डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं और नॉमिनल में एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, क्योंकि लिखा है जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको डेबिट करना है और जितनी भी इनकम है उनको क्रेडिट करना है। फर्नीचर हमारे लिए एसेट्स है, एसेट्स रियल अकाउंट में आएगी, एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो डेबिट करेंगे और एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर एसेट जो है फर्नीचर पे अगर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, फर्नीचर की वैल्यू में कमी आएगी तो वो हमारे लिए क्रेडिट होगी, क्योंकि उससे हमारा जो है वैल्यू में कमी आ रही है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, उसको डेबिट करेंगे और फर्नीचर क्रेडिट करेंगे क्योंकि फर्नीचर की वैल्यू में कमी आ रही है। इसलिए एंट्री इस तरीके से बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लर्न कर लेना। अब हम एंट्री नंबर 23 की तरफ मूव करते हैं। 23 नंबर एंट्री की तरफ मूव करते हैं, जहाँ लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू राम ऑफ 1 लाख रुपीज़ पेबल 25% बाई चेक एट द टाइम ऑफ सेल एंड पेबल आफ्टर 30 डेज ऑफ सेल। मतलब 1 लाख रुपए का राम को हमने माल बेचा था। राम ये कह रहा है कि भैया 25% तो मैं तुझे अभी दे दूंगा और बाकी जो बैलेंस है वो 30 दिन बाद दूंगा। जो बैलेंस जो हमें बाद में मिलेगा दिस इज कॉल्ड क्रेडिट सेल, मतलब उधार माल बेचना कहेंगे इसको। जब भी उधार माल बेचेंगे तो राम को बेचा जा रहा है तो राम का नाम से एंट्री पेशन करेंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी, जरा एंट्री की तरफ मूव कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो सेल्स के 2 हिस्से कर लिए, एक 25% जो कैश सेल है और बाकी एक क्रेडिट सेल है। तो यहाँ पर कैश सेल अगर हम 1 लाख रुपए का 25% करें तो 25,000 रुपये आएगा और 1 लाख का 75% करें तो वो 75,000 रुपये आएगा। तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट राम अकाउंट डेबिट टू सेल। कैश जो है वो हमारे पास 25,000 रुपये आ रहा है। राम जो है वो हमें फ्यूचर में देगा। टोटल सेल हमारी 1 लाख की है। तो एंट्री जो है वो इस तरीके से बनेगी। कैश आ रहा है तो अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो कैश आ रहा तो डेबिट करेंगे, सेल्स को नॉमिनल के अकॉर्डिंग क्रेडिट करते हैं और राम हमारे लिए कस्टमर है, डेटर्स है, उसको हम डेबिट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये एंट्री पास होगी। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट एंट्री नंबर 24। ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। अब 24 की तरफ एंट्री हम मूव करते हैं। तो ये एंट्री में 24 नज़र आ रही है, लिखा है रिसीव्ड कमीशन 25,000 रुपीज़ हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। मतलब जो हमें कमीशन रिसीव हो रही है वो 25,000 रुपये की हो रही है, उसमें से आधा पैसा जो है वो हमें एडवांस में मिला हुआ है। ये एंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये पंगा क्या है। देखो हमें टोटल पेमेंट हमें 25,000 की मिल रही है, आधा हमें एडवांस में मिल गया। मतलब एडवांस में मिल गया मतलब हमने अभी कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की और हमने कमीशन पहले ही रिसीव कर ली। दिस इज़ कॉल्ड कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो एडवांस में जब हम कोई कमीशन रिसीव करते हैं तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगी, लायबिलिटीज़ कहलाएंगी। और लायबिलिटीज़ का कौन सा बैलेंस होता है, लायबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, जरा एंट्री की तरफ मूव करते हैं। इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 25,000 रुपये, क्योंकि हमारे पास कैश आ रहा है 25,000 का, टू कमीशन रिसीव्ड 12,500 रुपये, तो क्योंकि आधी कमीशन आपको रिसीव हो रही है, और टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 12,500 रुपये, क्योंकि ये एडवांस में रिसीव हुई है। जो एडवांस में रिसीव हुई है उसको कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस बोलेंगे, क्योंकि लायबिलिटीज़ है इसलिए क्रेडिट किया, और कमीशन जो रिसीव की है वो हमारे लिए इनकम है, इसलिए जितनी इनकम्स होती है उनको भी क्रेडिट करते हैं और जितनी लायबिलिटीज़ होती है उनको भी क्रेडिट करते हैं। इसलिए लायबिलिटीज़ भी यहाँ पर क्रेडिट हो गई और कमीशन रिसीव भी यहाँ क्रेडिट हो गई और टोटल बैलेंस आया 25,000 रुपये। तो ये एंट्री बड़ी आसान से है, बड़ी आसान एंट्री है, इसको आप अच्छे से रिकॉर्ड कर लें। तो बड़े आसानी से समझना है, पेपर में आएगा तो कैसे याद रखना है, हमें रिसीव हो रहा है तो कैश रिसीव होगा तो कैश अकाउंट डेबिट। किस लिए रिसीव हो रहा है, क्योंकि हमें कमीशन मिल रही है तो कमीशन रिसीव्ड 12,500 रुपये, और एडवांस में मिल रही है उसके लिए लिखेंगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 12,500 रुपये। तो इस तरीके से एंट्री रिकॉर्ड करनी है आपने। अब नेक्स्ट हमारी लास्ट एंट्री है 25 नंबर एंट्री, ये भी एग्जाम में देखी गई है। 25 नंबर एंट्री लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम, चार्ज ऑन ड्राइंग 10,000 रुपीज़। मतलब 6% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्चुअल में होता क्या है, कंसेप्ट क्या है, इसके पीछे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, समझ लेते हैं आखिरकार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है क्या। तो वो थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगर हम बात करें ऑनर की और बिजनेस की, तो ऑनर जो है बिजनेस से जो अमाउंट विड्रॉ करता है उसको हम कहते हैं ड्राइंग, और ड्राइंग पर जो पैसा इंटरेस्ट के रूप में ऑनर बिजनेस को देता है दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो बिजनेस कंसेप्ट, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है, और इनकम का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। अब 10,000 रुपये की ड्राइंग है 6%, 10,000 रुपये का 6%, 600 रुपये आएगा, तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या किया गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट किया गया है क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर आती है। और ड्राइंग को डेबिट क्यों किया है, क्योंकि ड्राइंग हमेशा डेबिट होती है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया जा रहा है, इसलिए मेंशन करने के लिए ड्राइंग को डेबिट किया है। इसलिए नरेशन लिख लेंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज 600 रुपीज़, तो एक तरीके से बिजनेस के लिए इनकम है। तो ये हमारी 25 वो एंट्रीज थी जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार आती हैं, बार बार आती हैं। तो मैं आप सब बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन एंट्रीज़ को अच्छे से लर्न कर लें, अच्छे से याद कर लें, इनको समझ लें। अगर आप एग्ज़ाम देने से पहले इन एंट्रीज़ को 1 बाय 1 अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको जनरल एंट्रीज़ में कोई परेशानी नहीं आएगी। मैंने इसमें सारी एंट्रीज़ को कवर किया है, पिछले 15 साल में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारी एंट्रीज़ मैंने कवर की हैं। लेकिन जीएसटी जल्दी में लॉन्च हुआ है, इसलिए जीएसटी वाली एंट्रीज़ भी आ रही हैं। तो आपको इस तरीके से जो है वो एंट्रीज़ रिकॉर्ड करना है, ये आपको याद करना है। याद रहे, ये एंट्रीज़ का फॉर्मेट होता है, विदाउट फॉर्मेट आप इसको फॉलो नहीं करेंगे, आपको प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट बनाना है एग्ज़ाम में। फॉर्मेट कैसे बना जाता है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये रहा जनरल एंट्रीज़ का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर वैल्यू, डेबिट्स, क्रेडिट। तो यहाँ पर देखो कोई भी जनरल एंट्रीज होगी, जैसे मान के चलो पहली एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो आप यहाँ एंट्री लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और बीइंग करके लिखेंगे बीइंग अमाउंट ऑफ कैश इन्वेस्टेड बाय द ओनर। अगर रैंडमली हम अमाउंट ले लें, एक रैंडमली अमाउंट ऐसे ही 5,000 रुपये का ले लेते हैं, 5,000, इस तरीके से जो है याद रहे कि इसके सामने वाला अमाउंट जो है वो डेबिट होगा और जो नीचे वाला अमाउंट होता है वो हमारे लिए क्रेडिट होता है। तो इस तरीके से हमें ये एंट्री फॉर्मेट के अकॉर्डिंग पास करनी है। और पहली एंट्री के बाद हमें एक लाइन देनी है, इस तरीके से ये लाइन जो है वो यहाँ इस लेजर वैल्यू के कॉलम से और इस कॉलम के बीच में होनी चाहिए, इससे आगे लाइन नहीं होनी चाहिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो लाइन ना पूरी की पूरी क्लोज कर देते हैं, जो कि वो क्वेश्चन उनका गलत हो जाता है। तो लाइन को सिर्फ यहाँ से यहाँ तक देना है और डेट भी स्पेसिफिक करनी है। मतलब ये अकाउंटिंग जो है वो एक तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्डिंग है, तो आपको वो जल्दीबाजी नहीं करनी, सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना है। तो ये प्रॉपर तरीके से आपको फॉर्मेट को फॉलो करना है, तब जाके आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो मैं आप सब बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि आप एग्ज़ाम देने से पहले इन सारे एंट्रीज़ की तरफ ज़रूर ध्यान दें और इनको अच्छे से लर्न करें, समझें। आप मेरे साथ बने रहें, मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आऊँगा, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट लेके आऊँगा, जिसमें आपको एग्ज़ाम देने से पहले अगर आप उन वीडियोस को देख लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाएगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहें, एफर्ट क्रिएशन इंस्टीट्यूट के साथ बने रहें। तो आने वाले टाइम पर मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने वाला हूं। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और उन बच्चों तक पहुंचाएं जिनकी इन्हें खास ज़रूरत है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।